डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बीए पार्ट थर्ड का सेकंड पेपर पढ़ रहे हैं, सोशल एंथ्रोपोलॉजी। और आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे वह है नातेदारी व्यवस्था, यानी कि किनशिप सिस्टम। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे नातेदारी की परिभाषा एवं इसकी हम फिर व्याख्या करेंगे। नातेदारी की परिभाषा। चार्ल्स विनिक ने नातेदारी को परिभाषित करते हुए लिखा है, नातेदारी व्यवस्था में समाज द्वारा मान्यता प्राप्त वे संबंध आ सकते हैं जो अनुमानित और वास्तविक वंशावली संबंधों पर आधारित हों। अब है रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार, नातेदारी सामाजिक उद्देश्यों के लिए स्वीकृत वंश संबंध है जो कि सामाजिक संबंधों के परंपरात्मक संबंधों का आधार है। लूसी मेयर के अनुसार, बंधुत्व में सामाजिक संबंधों को जैविक शब्दों में व्यक्त किया जाता है। रॉबिन फॉक्स के अनुसार, नातेदारी की अत्यंत सरल भाषा यह है कि नातेदारी केवल मात्र स्वजन अर्थात वास्तविक, ख्यात अथवा कल्पित समरक्तता वाले व्यक्तियों के मध्य संबंध है। उपरोक्त परिभाषाओं के विश्लेषण से स्पष्ट है कि हम नातेदारी में उन व्यक्तियों को सम्मिलित करते हैं जिनसे हमारा संबंध वंशावली के आधार पर होता है, और वंशावली संबंध परिवार से पैदा होते हैं एवं परिवार पर ही निर्भर हैं। ऐसे संबंधों को समाज की स्वीकृति आवश्यक है। कभी कभी प्राणीशास्त्रीय रूप से संबंध न होने पर भी यदि उन संबंधों को समाज ने स्वीकार कर लिया है तो वे नातेदार माने जाते हैं। उदाहरण के लिए, गोद लिया हुआ पुत्र पिता का असली पुत्र नहीं है, परंतु उनके संबंधों को समाज ने स्वीकार कर लिया है, अतः वे एक दूसरे के नातेदार माने जाते हैं। भारत में प्राचीन समय में विवाह के पूर्व ही किसी लड़की के होने वाला पुत्र या विवाह के बाद पति की स्वीकृति से दूसरे द्वारा उत्पन्न पुत्र, जिसे क्षेत्रज कहते हैं, भी नातेदारी में सम्मिलित था। बहुपति विवाही टोडा जनजाति में बच्चे का प्राणीशास्त्रीय पिता कोई भी भाई हो सकता है, परंतु सामाजिक रूप से वही भाई पिता माना जाएगा जिसने परसूतपीमी संस्कार किया हो। यही बात हम देवर एवं साली विवाह में भी देख सकते हैं। देवर विवाह में एक पुरुष को अपने भाई की विधवा स्त्री से विवाह करने की स्वीकृति होती है। ऐसे विवाह से उत्पन्न संतानें मृत भाई की ही मानी जाती हैं। साली विवाह में एक व्यक्ति को अपनी मृत पत्नी की बहन से विवाह करने की आज्ञा होती है और ऐसी बहन को अपनी मृत बहन का पद प्राप्त हो जाता है। अतः सामाजिक उद्देश्य के लिए रक्त या प्राणीशास्त्रीय संबंध नातेदारी में ज़रूरी नहीं है। इसका कारण यह है कि नातेदारी एक सामाजिक तथ्य है जिसमें समाज की स्वीकृति महत्वपूर्ण है। संबंधों की सामाजिक स्वीकृति के नियम भिन्न भिन्न समाजों व स्थानों पर भिन्न भिन्न हैं। इसका कोई सर्वमान्य तरीका नहीं है। नातेदारों में हम रक्त संबंधियों एवं विवाह संबंधियों दोनों को सम्मिलित करते हैं। रक्त संबंधों को हम नातेदारी की आंतरिक व्यवस्था कह सकते हैं, तो विवाह संबंधों को इसकी बाह्य व्यवस्था। नातेदारी के भेद, टाइप्स ऑफ किनशिप। सामाजिक संबंधों में से सार्वभौमिक एवं आधारभूत संबंध वे हैं जो प्रजनन पर आधारित होते हैं। प्रजनन की कामना दो प्रकार के संबंधों को जन्म देती है। पहला तो है समरक्त संबंध और दूसरा है विवाह संबंध। पहला जो है रक्त संबंध, समरक्त संबंध, इसमें माता पिता एवं संतानों के बीच तथा भाई बहन के बीच बनने वाले संबंध, इन्हें हम समरक्तता के संबंध यानी कि कंसैंग्यूनियस रिलेशंस कहते हैं। दूसरा है विवाह संबंध। इसमें पति पत्नी के मध्य बनने वाले एवं इन दोनों के पक्षों के बीच बनने वाले संबंध, जिन्हें हम विवाह संबंध यानी एफिनल रिलेशंस कहते हैं। दोनों प्रकार के संबंधों का हम यहाँ संक्षेप में उल्लेख करेंगे। सबसे पहला है समरक्त संबंध।
प्रजनन के आधार पर उत्पन्न होने वाले सामाजिक संबंधों में से एक प्रकार वह है जो रक्त या समरक्तता के आधार पर बनता है, जैसे माता पिता एवं संतानों के बीच का संबंध। संतानें माता पिता से जीन्स ग्रहण करती हैं और ऐसी मान्यता है कि उनमें समान रक्त पाया जाता है। इसी प्रकार से भाई बहनों में भी रक्त संबंध होते हैं। एक व्यक्ति के माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, मामा, नाना नानी, चाचा, बुआ आदि रक्त संबंधी हैं, लेकिन रक्त संबंधियों के बीच सदा ही प्राणिशास्त्रीय संबंध होना आवश्यक नहीं है। उनके बीच काल्पनिक संबंध भी हो सकते हैं। इन संबंधों को यदि समाज स्वीकृति दे देता है तो वे वास्तविक संबंधों की तरह ही माने जाते हैं। अतः रक्त संबंधों में जैविकी तथ्य इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि सामाजिक मान्यता का तथ्य। जैसे गोद लेने की प्रथा इसका सार्वभौमिक उदाहरण है। जिस व्यक्ति को गोद लिया जाता है उसके प्रति सभी जगह ऐसा व्यवहार किया जाता है जैसे वह जैविक रूप से उत्पन्न संतान हो। यदि वास्तविक रक्त संबंध ही ऐसे संबंधों का आधार होता है तो हम कई संबंधियों को एक ही नाम से क्यों पुकारते हैं? जैसे पिता की आयु व माता की आयु के लोगों को पिता या माता शब्द द्वारा संबोधित क्यों करते हैं? कुछ लोग जैविकी संबंधों की तुलना में संबंधियों द्वारा निभाए गए अधिकार एवं कर्तव्यों को अधिक महत्व देते हैं। मलेशिया के कुछ भागों में बच्चा किस परिवार का माना जाएगा इसका निर्णय प्रसव की क्रिया से नहीं होता, वरन कुछ सामाजिक कृत्यों द्वारा होता है। वहाँ एक द्वीप में तो प्रसूता को जो व्यक्ति मूल्य देता है वही उसकी संतान का पिता कहलाता है और उस व्यक्ति की पत्नी उस बच्चे की माँ बन जाती है। एक दूसरे द्वीप में वह व्यक्ति पिता बन जाता है जो गृह द्वार पर साइकस वृक्ष के पत्ते का आरोपण करता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पितृत्व और मातृत्व सृजन एवं प्रसवन की शारीरिक क्रियाओं पर सदा ही आधारित नहीं है, वरन सामाजिक प्रथाओं पर निर्भर हैं। अतः स्पष्ट है कि नातेदारी में सामाजिक मान्यता जैविक तथ्य पर आरोपित है। दूसरा जो संबंध है वह है विवाह संबंध। प्रजनन पर आधारित नातेदारी के संबंधों में विवाह संबंध भी है, जो विषम लिंगियों के बीच समाज की स्वीकृति के परिणाम स्वरूप स्थापित होता है। केवल पति पत्नी ही विवाह संबंधी नहीं है, वरन उन दोनों के परिवारों के अनेक संबंधी भी परस्पर विवाह संबंधी होते हैं, जैसे सास ससुर, ननद भौजाई, जीजा, साली, साला, साडू, फूफा, भाभी, बहू आदि। इन संबंधों को दो व्यक्तियों के संदर्भ में ही प्रकट किया जाता है, जैसे सास बहू, ससुर बहू, पति पत्नी, जीजा साली, देवर भाभी, ननद भौजाई, साला बहनोई, मामा भांजा, भतीजा फूफा आदि। इन सभी संबंधियों के बीच संबंध का आधार रक्त न होकर विवाह है। तो बच्चों, आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।